नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में आज हम लोगों ने अ, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड एक चैप्टर आज आपके साथ में साझा किया है। दोस्तों, इस चैप्टर को आपके सामने रखने का उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम इस चैप्टर को बड़े ही बेसिक तरीके से बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ेंगे। आप अपने हाथों हाथों में पेन कापी लेके बैठिएगा और प्रॉपर तरीके से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट करिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। आप अपने एग्जाम में हुई गलतियां खामियों को सुधार पाएंगे। दोस्तों, हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहाँ पे पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि शुरुआत में अंग्रेज लोग, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में रूल किया। और तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, किस किस एक्ट के द्वारा इन लोगों आके मतलब कंपनी रूल करने लगी। फिर 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में फिर आपके ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के द्वारा एक एक्ट पारित किया ताकि ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट सीधे इंडियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर सके और कंपनी के शासन को हटा सके। क्योंकि 1857 से ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अब इंडियंस एग्रेसिव हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए उन्होंने सारी आपकी राजस्व, सारे मतलब प्रशासनिक अधिकार, सारे दीवानी अधिकार, हर तरह के अधिकार कंपनी से छीन लिए। इसका उद्देश्य उनका ये था ताकि वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधे रूल कर सके और चीजों को समझ सके कि आखिर ऐसी क्या खामियां थी, क्या चीजें थी जिससे कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति हुई और इसका खामियाजा अंग्रेजों को बेहद भुगतना पड़ा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भारत में शासन दो तरह से चलाया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में व्यापार करने के पर्पज से ये आए और स्थापना हुई 1600। और उसी टाइम पे देखो, अगर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत में आपके भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए, तो दोस्तों ये है पुर्तगाल। आपका पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा 1498 में आपका वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा आए, उन्होंने पुर्तगाल से इंडिया का रास्ता खोजा। ठीक है, लेकिन जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका अमेरिका की खोज की। तो यहाँ पे देखो, शासन जानने से पहले हम लोगों को कुछ समझना होगा ये कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार करने के अधिकार दिए कि आप इंडिया में जाइए और वहां व्यापार करिए। उसके बाद में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी एक ऐसा काल था जिसके बाद में, क्योंकि वहां पे मतलब इस टाइम पे इंडिया में बड़े बड़े सबसे बड़े बड़े प्रांत थे, वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 1765 से पहले क्या हुआ था दोस्तों, 1765 से पहले कंपनी के जो दीवानी अधिकार थे वो केवल कंपनी के पास थे। लेकिन 1765 के बाद में कंपनी के पास में दीवानी और राजस्व दोनों तरह के अधिकार आ गए। उसके बाद में ये आने के बाद में फिर ढेर सारे एक्ट वगैरह आए आपके, जैसे कि 1773 रेगुलेटिंग बंदोबस्त 1857,
और इस तरह से आगे चलते रहे। फिर उसके बाद में माउंटबेटन योजना आई, फिर 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। भारत अ, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद, माउंटबेटन प्लान के बाद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों डिवाइड होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। देखो 47 में हम लोग आजाद हो गए थे, ऑफिशियली घोषित कर दिया गया था कि मतलब नेहरू जी ही सब सर्वे सर्वा हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बाकी मंत्रिमंडल में और भी जितने लोग मंत्रिपरिषद में जितने भी थे, बाकी सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट था। किसी का फाइनेंस है, किसी का आपका डिफेंस है, किसी का आपका एजुकेशन है, हर तरह से ह्यूमन रिसोर्स वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत में शासन दो तरह से चलाया गया। पहला एक कंपनी द्वारा रूल किया गया। कंपनी द्वारा 1773 से 1858 तक रूल किया गया। अब दोस्तों 1858 तक ही क्यों चलाया गया, फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्यों ले लिया? इसका रीजन समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि 1857 में भारत की क्रांति हुई, सॉरी 1857 की जो क्रांति हुई उसमें अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी हार साबित हुई। भारतीयों की एक बहुत बड़ी पहली फ्रीडम के लिए पहली एक सबसे बड़ी, भले ही हार हुई लेकिन उनके लिए ये एक बड़ा ही मतलब एक अवसर था कि जिसमें उन्होंने बता दिया कि हम भारतीय भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक छोटे से एरिया से, मेरठ की छावनी से फैली चिंगारी पूरे इंडिया में किस तरह से फैल गई। हाँ लेकिन कुछ कमियां रही जिससे 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन फिर भी पहली क्रांति बड़े ही विशाल रूप से थी, इससे अंग्रेज लोग डर गए। तो 1858 से फिर 1945 तक, उसके बाद में फिर माउंटबेटन योजना आई, फिर उसके बाद में डिवाइड हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। 1945 तक यहाँ पे रूल किया आपके ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, अब दोस्तों इस कंपनी द्वारा जो रूल हुआ है, इस रूल में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया पहला, फिर दूसरा आया आपका 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि बंदोबस्त कानून, और नेक्स्ट आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आपका आया 1813 चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद इसी तरह से चार्टर्ड के एक्ट, चार्टर्ड अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट आते रहे। दोस्तों हम लोग देखेंगे आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इस एक्ट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों हम लोग देखते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, देखो 1773 दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों को कुछ चीजें, कुछ बेसिक समझने होंगे। ठीक है, समझिएगा अच्छी तरह से और अपने हाथ में पेन और कॉपी रखिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो आप नोट करिएगा। दोस्तों इट्स बेनिफिशियल टू यू, अगर आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपने चीजें अच्छी तरह से समझी नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे दोस्तों। तो सारी चीजें तो डिपेंड करती हैं कि आप समझते कैसे हैं चीजों को। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन, पहली
चीज समझते हैं कि दोस्तों सबसे पहली चीज है कि ये एक ऐसा एक्ट था, यहां से सेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी कि केंद्रीयकरण। ठीक है, केंद्रीयकरण यहां से आपका केंद्रीकरण हुआ। दोस्तों यहां से क्या हुआ, इस एक्ट से कंपनी को क्या हुआ कि आपका कंपनी को राजनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों तरह की शक्तियां कंपनी के हाथ में आ गई। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या है कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने लगी। नियमित नियंत्रित का मतलब है एक अपने मतलब एक दायरे में रहकर और नियमित ढंग से काम करने लगी। उसके बाद में यहाँ पे इस वाले एक्ट में एक और नई चीज हुई थी। नई चीज वो ये है कि यहाँ पे जो बंगाल का आपका गवर्नर था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, एक नई चीज ये हुई। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर थे वो आपके थे वारेन हेस्टिंग। जो फर्स्ट गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग थे। और इनकी सलाह व सहायता के लिए चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि देखो सारा जो भी रूल होता था वो बंगाल से होता था। ठीक है, अब बंगाल के अलावा और दो स्टेट्स थे आपके, वो है मद्रास और बम्बई। तो मद्रास और बम्बई को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और जबकि इसी एक्ट के द्वारा इससे पहले देखो 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई, पर कंपनी ने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाई है वो 1773 में लाई है। बात समझने की है दोस्तों। तो इससे पहले जो जो भी रूल हो रहा होगा वो कंपनी ही कर रही थी। अब कंपनी क्या थी कि अभी इसने मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन किया, पर इससे पहले सारे स्टेट कैसे थे, लिबरल थे, इंडिपेंडेंट, फ्री, मतलब पूरी तरह से अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड। ठीक है, और एक और नई घटना यहाँ पे ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ पे, बंगाल में, और वो भी 1774 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल दो या फिर हाई कोर्ट बोल दो, तब का कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सदस्यीय एक हाई कोर्ट का गठन हुआ, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस होगा और तीन अन्य जज। देखो जज मतलब होता है आपका जज, न्यायाधिकारी, लेकिन जो जस्टिस होता है वो न्यायाधीश होता है, समझ। तो यहाँ पे दोस्तों चीजें ये समझने की हैं। और दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट का बंगाल में 1774 में गठन हुआ,
उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे। चीजें बहुत अच्छी तरह से देखो। क्वेश्चन क्या है, 1773 में इनको व्यापारिक राजनीतिक मिल गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन, गवर्नर जनरल के लिए केंद्रीकरण हुआ। मद्रास, बंबई, बंगाल के अधीन हो गए। हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 4 सदस्यीय हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब उसके बाद में यहां पर कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने, ठीक है, कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक है, और प्लस भारतीयों से कोई भी उपहार पर प्रतिबंध, कंपनी द्वारा फोर्सली प्रतिबंध लगाया गया था कि आप इस तरह से अगर कुछ भी करते हुए पाए गए तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा कंपनी से। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट एक और चीज गठित हुई है। वो क्या है? इस एक्ट के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी, ठीक है दोस्तों, गवर्निंग बॉडी है। इसका मतलब ये है आपका कि अब इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक रूल पास किया और उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जो कि कंपनी की, आप जो कंपनी पर नियंत्रण कर सके और कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख कर सके। और ब्रिटिश सरकार को इस नागरिक, सैन्य और आपके राजस्व से संबंधित सारी तीनों चीजों से संबंधित जो भी जानकारी हो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आसानी से दे सके। दोस्तों अगला हम लोग देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हिंदी में बंदोबस्त कानून बोलते हैं। बंदोबस्त, एक्ट सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त। ठीक है दोस्तों, इस वाले एक्ट में हम लोग देखेंगे सबसे पहला तो प्रावधान इसमें ये हुआ था कि यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नर जनरल है और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट था अपना, तो उस हाई कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये भी कुछ भी डिसीजन ले, ये कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसके बाद में जो कंपनी के जो भी कर्मचारी वगैरह थे, जो भी वर्कर्स थे, उन पर भी कोई अधिकार नहीं था। वो भी अपने स्वयं डिसीजन ले सकते थे कुछ भी। वो उनके हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र से मुक्त थे। ठीक है, राजस्व एवं राजस्व वसूली जैसे मामले, ठीक है, राजस्व से संबंधित जो भी मामले थे वो भी हाई कोर्ट के दायरे से मुक्त थे। कंपनी कोई भी डिसीजन किसी भी तरह से ले सकती थी। अब कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, ठीक है, वहां के मतलब कि परमानेंट जो रेसिडेंट थे या जो भी थे रेसिडेंट, उन पर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी, हाई कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं। उन पर भी अगर कोई भी नियम कानून चलता था तो हिंदू है तो उसके हिंदू के हिसाब से चलेगा, उसके नियम कानून के हिसाब से। मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से चलेंगे, जो उनके पर्सनली कानून, नियम कानून थे उनसे। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसमें हम लोगों को जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, जो काउंसिल थी, ठीक है, काउंसिल में दोस्तों क्या था कि जो काउंसिल
को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के जो नियम विनियम होंगे वो बनाने के लिए अधिकृत थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। अब दोस्तों एक और प्रावधान है यहाँ पे कि जो प्रांतीय न्यायालय थे ना, जो स्टेट्स अपने मतलब कि जुडिशल मतलब आपके जो न्यायालय थे वहां पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तरह से उस टाइम पे जो प्रांतीय न्यायालय थे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ पे अपनी जो भी प्रावधान है, जो भी कमियां खामियां हैं उनके लिए वो आपके गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर कर सकते थे, ना कि हाई कोर्ट में। समझे? जो भी हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट थी उस टाइम पे। दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे फिनिश होता है हम लोग 1781 का, 1784। दो ये जो एक्ट आप देख रहे हैं 1781 1784, ठीक आगे भी देखें दोस्तों, ये एक्ट ये इंडिकेट करते हैं कि इन में जो जो कमियां खामियां रही हैं उनको दूर करने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया। फिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे कि इस एक्ट में कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले हैं ना उनको दोस्तों अलग कर दिया गया। ठीक है। और एक और निदेशक मंडल की एक स्थापना की गई। ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल। ठीक है, ये दोस्तों व्यापार से रिलेटेड था और ये आपका राजनीतिक मामले से। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों को दो तीन चीजें सीखने को मिली है कि 1704 दोस्तों हमने पिछला एक आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बता रहा था, तब मैंने वहां पे आपको वारंट हेस्टिंग के बारे में बताया था कि उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो मतलब कि हाँ जो बंगाल गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, और वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 1784 में हम लोगों ने ये देखा कि व्यापार राजनीतिक मामले अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड था वो राजनीतिक मामले देखता था, और राजनीतिक मतलब आपके जो आपके नागरिक, ठीक है, और जो आपके सैन्य, ठीक है, और राजा से संबंधित जो भी मामले हों उनको देखता था। ठीक है, और कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोलते थे। और दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर नियंत्रण, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपके, मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंपनी पर एक बाहरी एक मतलब देखरेख बनाई हुई थी। बाहरी देखरेख बनाने का मतलब है कि कंपनी आपको जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बाहरी हस्तक्षेप कंपनी पर करती रहती थी। वो अपना बताती रहती थी कि आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सारी चीजें हमारे नियंत्रण में, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे 1786 एक्ट में हम लोग जानेंगे। दोस्तों 1786 ऐसा एक्ट था यहाँ पर गवर्नर
ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक, और जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और विशेष मामलों पर कंपनी को ये अधिकार हो गया कि कंपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को नहीं मान सकती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी के नियम विनियम, जो भी काउंसिल के नियम विनियम गलत हैं, कंपनी के हिसाब से नहीं है, तो वो उनको मानने से इनकार भी कर सकती थी। और कंपनी के दायरे में सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, इस एक्ट के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए। दोस्तों अगला जो एक्ट है वो है 1793 का। तो हम लोग अब 1793 का एक्ट देखेंगे। 1793 के एक्ट में दोस्तों क्या है कि काउंसलिंग निर्णय न मानने, जो काउंसलिंग के जो निर्णय होंगे उसको न मानने की भी शक्ति कंपनी को मिली। ठीक है, काउंसलिंग जो भी निर्णय लेगी वो नहीं मान सकते हैं, इस तरह की उनको शक्ति प्रदान की गई 1793 चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक और प्रावधान था कि इसी एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल थे वो जो सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नरों को ये कानून विस्तारित किया गया कि मतलब उन्हें भी काउंसलिंग के निर्णयों को मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वो सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण, वहां की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण बनाए रखे। इस तरह का भी प्रावधान इससे इस एक्ट में किया गया। और जो कंपनी का व्यापार है वो आगे 20 ईयर तक बढ़ाया जाए। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्य व कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान दिए जाने लगे। मतलब उनकी जो पेमेंट वगैरह है जो भी है उनको भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको इस तरह से दिया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट में क्या हुआ था कि इस एक्ट में जो भारत में जो कंपनी रूल कर रही थी उस कंपनी के व्यापार करने के सारे अधिकार ही समाप्त कर दिए गए। अधिकार समाप्त, ठीक, व्यापार के अधिकार समाप्त हो गए। उसके बाद में भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, जो इंडियन ट्रेड है, आपका इंडियन ट्रेड है, वो सारे यूरोपियों के लिए खोल दिया गया। और दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन इस भी सिचुएशन में चीन के साथ चाय का व्यापार का अधिकार बहाल रहा। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या कौन सा ऐसा एक्ट है जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी चीन के साथ व्यापार वो भी चाय का चालू रहा। ठीक, चीन के साथ व्यापार का चाय का इस तरह से चल रहा था क्योंकि वहां पे चीन को अफीम वगैरह, मॉर्फिन, ये सारी चीजें इजीली मिल जाती थी अंग्रेजों से, तो उनका आपका चाय और अफीम वगैरह का व्यापार आदान प्रदान होता रहता था। और इसी एक्ट में ईसाई जो मिशनरीज थे उनको भारत आकर लोगों को आपके लोगों को ब्रिटिश जो भी अंग्रेज जो क्रिश्चियन लोग थे उनकी शिक्षा देना, उनके बारे में प्रबुद्ध करना। ठीक है, इस तरह के भी एक्ट थे। और दोस्तों इस एक्ट में ही जो ब्रिटिश इलाके थे उनमें पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, वेस्टर्न कल्चर का प्रचार प्रसार करना, स्थानीय सरकारों द्वारा व्यक्तियों पर कर भुगतान न करने पर दंड। यानी कि दोस्तों अगर कोई स्थानीय निवासी है, अगर वो कोई कर या टैक्स नहीं दे रहा तो उसको इस चीज को लेके
दंड दिए जाते थे। दोस्तों नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों हम लोगों ने पिछले समय में अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, बहुत सारे एक्ट पढ़े हम लोगों ने जो कि कंपनी द्वारा रूल्ड किए हुए थे और कंपनी द्वारा ही बनाए गए। दोस्तों ये हम लोग सेकेंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया था 1833 में। दोस्तों इस एक्ट के बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे 1853, उसके बाद में 1857 की क्रांति, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा इंडिया पर। दोस्तों इस एक्ट में पहली तो चीज ये है कि जो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला गया और उसको प्रशासनिक, सैन्य, नागरिक शक्तियां उसको प्रदान प्रदान की गई। सरकार का ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया इस एक्ट के द्वारा। और जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देखो दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर था पहला, वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और जो बंग जो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट। और जो इंडिया का गवर्नर जनरल बना वो विलियम बेंटिक। इन चीजों को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ इसमें कि ईस्ट इंडिया की जो व्यापारिक निकाय की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय की जो भी शक्तियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारी शक्ति अब क्या होगी, प्रशासनिक शक्तियां होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या था कि आपका मद्रास और बंबई गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित किया गया। ठीक, जो मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, इनको विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित किया गया। ठीक, और जो भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका की जो असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे, इसके अंतर्गत इस कानून को बनाया गया। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नर जनरल के पास में असीमित कानून थे वो इस एक्ट के द्वारा विधायक के प्रति बनाए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम कानून, नियामक कानून, नए कानून के तहत नए नियमों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। समझ रहे? इस 1833 के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम बोला गया। मद्रास और बॉम्बे की आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर क्या उनकी आपकी विधायिका संबंधी शक्तियों को छीन लिया गया। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, सिविल सेवकों के चयन के लिए पहली बार खुली भर्ती के लिए मतलब एक प्रस्ताव रखा गया कि ठीक है इस तरह से खुली भर्ती करनी चाहिए। और कंपनी को भारतीयों को किसी भी पद पर कंपनी में कार्यालय में रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा 1833 एक्ट में वादा किया। पर बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और ये प्रस्ताव निरस्त हो गया। यानी कि अब भारतीय किसी भी पोस्ट पर नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रावधान में हम लोग देखेंगे 1853 का एक्ट, उसमें क्या क्या चीजें थी। सबसे पहली देखो, जो पहली बार प्रस्ताव रखा गया ना सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, जो खुली भर्ती है, उसको जो पूर्ण रूप से मान्यता मिली है वो दोस्तों इसी कानून में मिली है 1853 में। 33 में प्रस्ताव आया लेकिन 53 में मान्यता मिली। तो यानी कि और 1854 में एक बहुत ही फेमस समिति आई है, वो शिक्षा से रिलेटेड थी, मैकाले समिति। ठीक है, जिसने सिविल सेवकों के लिए प्रावधान की बात की। और जो सिविल सेवक थे वो अब खुली भर्ती की व्यवस्था में
और जो जो भी खुली भर्ती की व्यवस्था की गई उसमें आराम से इस प्रकार मतलब अपने चयन का निर्धारण कर सकते हैं। और इसे क्या बोला गया, विशिष्ट सिविल सेवा जो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। ठीक है, जो मैकाले समिति थी वो शिक्षा से ही रिलेटेड थी और ये कहीं ना कहीं सिविल सेवकों से भी रिलेटेड थी। ठीक, अब दोस्तों एक और चीज हम लोग देखते हैं, गवर्नर जनरल की, दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, जो विधायी थे, ठीक, और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। ठीक है, उनको अलग कर दिया गया और इनके लिए एक परिषद का गठन हुआ जो कि 6 सदस्यीय परिषद थी। ठीक है, 6 मतलब नए पार्षद आए परिषद में, उनको विधान पार्षद बोला गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल के लिए जो नई विधान परिषद का गठन हुआ उसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, और दोस्तों एक और इसमें कुछ प्रावधान हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कंपनी की शासन को विस्तारित कर दिया गया, इस एक्ट में कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत भारतीय जो भी क्षेत्र था, जो भी था, उसको ब्रिटिश कब्जे में, इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी कि जो संसद कंपनी का शासन कभी भी समाप्त कर सकती है। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भी उनकी मतलब पार्लियामेंट थी, उनको इतना अधिकार था वो कंपनी के और हुआ भी इसी तरह से। जब 1857 का युद्ध हुआ उसके बाद में एक एक्ट पारित हुआ और उसके बाद में कंपनी का शासन छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो गया भारतीय प्रशासन पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगली एक और चीज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी है। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। मतलब जो हमने बताया था ना आपको, विधान परिषद थी ना, जो जो केंद्रीय विधान परिषद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, उसमें पहली बार स्थानीय जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व किया गया। और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो पार्षद थे 6 नए, उनमें से 4 लोग तो वहां से आएंगे बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, मद्रास, ठीक है, और उसके बाद में आगरा। ये 4 लोग यहां से आएंगे, 4 लोग यहाँ की स्थानीय सरकार के द्वारा इन 4 लोगों को गठन किया गया। दोस्तों इसके बाद में फिर 1857 की क्रांति होती है, फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शक्तियां पहुंचती है। उसके बाद में फिर ब्रिटिश रूल करती है और फिर भारत शासन अधिनियम, फिर 1858, फिर 1909, 1919, 1935, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट अधिनियम हैं। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में इस इन बाकी ब्रिटिश क्राउन का किस तरह से रूल इंडिया पर रहा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।